हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह आज आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज तक आपने मेरी जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी उन सब में मैंने कभी भी किसी भूत, प्रेत, आत्मा, रूह की बात नहीं की है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते हैं। अब ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, सबका अपना अपना तर्क है और अभी मैं उस विषय पर बात नहीं करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं, रूह, चुड़ैल, ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं या नहीं। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप तक तुरंत पहुंच जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को कोई छोटा बच्चा ना देखे, क्योंकि जो भी बातें मैं करने वाला हूँ उसका हो सकता है बहुत गहरा प्रभाव पड़े मानसिक स्तर पर। और अगर कोई बच्चा देख भी रहा है तो किसी बड़े की निगरानी में देखें, क्योंकि ये कहानी है या हकीकत मैं भी अब तक नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि मुझे जिसने सुनाया है इस कहानी को आज से बहुत साल पहले, उसने यही कह के बताया है कि ये एक हकीकत है। और अब तक ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत अच्छी लगी थी उस वक्त भी और आज भी। और मुझे लगा कि इस कहानी को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो लगभग 4th और 5th का वो दौर था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमारे स्कूल में एक टीचर आते थे, वो इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी करते थे। इलाहाबाद क्या है, जैसे दिल्ली में राजेंद्र नगर है यूपीएससी का हब, जहाँ बच्चे जाते हैं तैयारी करने यूपीएससी के, वैसे ही यूपी में इलाहाबाद है। तो वहाँ वो तैयारी करते थे और कभी कभी ऐसे जब छुट्टियों में घर आते थे तो हमारे स्कूल में आ जाते थे हम सबको पढ़ाने। तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उनका जो पढ़ाने का तरीका था उसे देख के ये लगता था कि हाँ, टीचर हो तो ऐसा होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में बहुत ब्रीफ नॉलेज थी उन्हें और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, सामने वालों की बातों को सुनते थे। तो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था उनका। और सबसे अच्छी बात कि कभी कभी कहानियाँ सुनाया करते थे, तो उस समय कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने ही ये कहानी सुनाई थी और बताया था कि ये एक हकीकत कहानी है। उन्होंने कहा था कि जब मैं सबसे पहले गया था, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, इलाहाबाद यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो उनका दोस्त, इन्होंने अपने दोस्त के रूम पे ही रहने का निर्णय लिया था। तो इनके दोस्त ने बताया था कि मैं अकेले रहता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, तो पार्टनरशिप में थोड़ा रेंट वगैरह कम हो जाएगा और साथ में रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई भी होगी। तो इन्होंने भी कहा था कि हाँ, लड़का अच्छा है, इनका दोस्त ही है जानने वाला। तो चले गया और ये पहुँचे इनके रूम में। तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक और सीनियर भैया जो हैं, उनकी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब है और वो भी रूम में है। तो अब इनको समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि यहाँ तुमने बताया था कि तुम अकेले हो और मैं देख रहा हूँ कि इस रूम में अब हम 3 लोग हैं और इस तरीके से पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो उसने कहा कि अरे चिंता मत करो, ये भैया लगभग अभी 1-2 महीने से ही हैं, इनकी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैंने अपने रूम में रख लिया और थोड़ा खाना वाना बनाने में इनको दिक्कत होती है तो मैं ही बना के दे देता हूँ। और बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और अभी घर नहीं जा रहे हैं। ये मैं काफ़ी समझाया लेकिन फिर भी घर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब क्लियर नहीं हुआ इस वजह से कि घर वालों को काफ़ी उम्मीदें थी और यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, शायद इस वजह से घर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है और भी कुछ रीजन्स हैं, चलो अभी खाना वगैरह खा लो और तुम आराम करो, मैं बताता हूँ क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो थोड़ा भैया को ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तबीयत तो ठीक ही रहती है, अब थोड़ा सा स्वस्थ हो चुके होते हैं वो, लेकिन किसी बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बस हाँ हूँ ऐसे करके और लेटे हुए, कभी सिर हिला के, मतलब बात करने से किसी से भी कतराते हैं। तो ऐसा देख के वो पूछते हैं कि यार क्या हुआ था इनके साथ, कुछ बताओगे? तब
कैसे हुई इनकी ये हालत? पढ़ते पढ़ते तबीयत खराब हो गया क्या, या फिर क्या चक्कर था? तो फिर वो बताते हैं, इनके जो दोस्त रहते हैं कहते हैं कि लड़की का चक्कर था या चुड़ैल का चक्कर था। अब क्या बताऊं मैं तुमको, अब बताऊंगा भी तो तुम्हें हो सकता है विश्वास ना हो। तो उन्होंने कहा चुड़ैल का चक्कर। तो फिर उन्हें थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा कि ये कहाँ आ गया मैं, मतलब सही जगह पे सही रूम में आया हूँ ना। ये पहले ही दिन ऐसी बातें, चुड़ैल भूत प्रेत, ये थोड़ा अजीब था उनके लिए। तो फिर उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी ज़्यादा मतलब जांच पड़ताल में मत रहो, अभी आराम करो, मैं सब धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। अब वो भैया को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगे कि क्या सच में चुड़ैल का चक्कर था, तो फिर अभी ये ऐसे कैसे हैं, ठीक कैसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनकी स्थिति को देख के उन्हें थोड़ा दया भी आने लगी। तो फिर ये अगली सुबह कोचिंग के लिए तैयार होते हैं, चूँकि इनके दोस्त सामने वाली एक कोचिंग रहती है वहाँ रह रहे होते हैं। और ये जो जिस रूम में रहते हैं ना, ये बॉयज़ हॉस्टल बन रहा होता है अभी। मतलब लड़कों के लिए अगर पीजी में रहना चाहे कोई, पीजी मतलब अगर खुद से खाना बनाना है तो वैसे लोग सिर्फ रूम लेके रह सकते हैं, बाकी खाने का भी अरेंजमेंट वहाँ पे आपको होगा। तो ये हॉस्टल ही बॉयज़ हॉस्टल कह सकते हैं। और वैसा ही हॉस्टल सामने भी था, एक गर्ल्स हॉस्टल। तो और हर रूम में एक खिड़की बनी होती थी जिससे सामने से गर्ल्स हॉस्टल दिखता था। और छत पे जो लड़कियां कपड़े वगैरह उठाने आती थी तो उनको आप देख सकते थे। तो ये पहले दिन ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, लेकिन यूपीएससी के लिए खैर गए हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और एक अलग आग रहती है अंदर कि यूपीएससी ही क्लियर करना है और कहीं डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। तो अब ये दोनों लोग अगले दिन कोचिंग जाते हैं। अब कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ सही रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है सब कुछ। अब आते वक्त फिर ये भैया जो हैं पूछते हैं अपने दोस्त से कि यार बताओ क्या हुआ था उनके साथ। और वो जो सीनियर है उनका नाम संजय भैया है। मैं सबका नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा नाम बताना अजीब हो जाएगा, और जिन्होंने ये कहानी सुनाई भी है और किसी का नाम लेना थोड़ा, इसलिए मैं ये वो करके बता रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो बड़े वाले भैया का नाम बता देता हूँ मैं, उनका नाम संजय था। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, संजय भैया की कहानी बहुत अजीब है, बहुत लोग मानते हैं उसके बारे में, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो उनकी कंडीशन देख रहा हूँ तो मैं मानता हूँ। तो इन्होंने कहा कि बताओगे हुआ क्या था, मैं भी डिसाइड करूँ कि मानना है कि नहीं मानना है। तो इन्होंने कहा कि देखो संजय भैया अपने क्षेत्र के बहुत काबिल स्टूडेंट थे और काफ़ी नाम था इनका अपने पढ़ने वाले लड़कों के ग्रुप में जो थे। इस वजह से घर वालों को काफ़ी उम्मीदें भी थी इनसे, और इनका भी ख्वाब था कि यूपीएससी क्लियर करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने घर से यहाँ इलाहाबाद आए। घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें थी और ये भी काफ़ी होनहार थे। और इसी वजह से इन्होंने यहाँ इलाहाबाद में आके किसी रूममेट के साथ नहीं रहा कि थोड़ी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। एक सिंगल रूम लिया और खुद खाना बनाने का निर्णय लिया कि किसी भी तरीके का तबीयत वगैरह ख़राब ना हो और 1 साल के अंदर यूपीएससी क्लियर करना ही है। और इस तरीके से वो यहाँ पे आ गए। और उस वक्त जो हमारा हॉस्टल था वो अभी बन रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत कम रूम अभी दिए गए होते हैं लड़कों को। और ये इनका उस जिस टाइम ये आए थे 2 साल पहले, उस समय सिर्फ पूरी बिल्डिंग में ये रहते थे और नीचे मैनेजमेंट के कुछ लोग रहते थे। तो लगभग बिल्डिंग खाली ही रहती थी और कमरे खाली थे, तो इस वजह से सब में लाइट वगैरह नहीं जलती थी, तो अंधेरा ही रहता था मैक्सिमम। तो नीचे के बेसमेंट में कुछ लोग रहते थे जो काम करते थे और ऊपर वाले कमरे में ये रहते थे हमारे रूम के जस्ट बगल में। और अकेले रहना, खाना पीना सब कुछ अपने से अरेंज किया था। पहले दिन आते हैं और अपना डेली रूटीन, उठना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, फिर खाना बनाना, और फिर चूँकि पहला दिन रहता है तो काफ़ी जोश रहता है इनके अंदर पढ़ाई के लिए, तो 10-12 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं।
पढ़ने के बाद थोड़ा सा इनको अजीब लगता है कि चलो आज पहला दिन है, थोड़ा थकान भी महसूस होती है और सोचते हैं कि थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। अब बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, तो टहलते टहलते देखते हैं कि सामने गर्ल्स हॉस्टल है। तो उस वक्त ये गर्ल्स हॉस्टल हमारे बॉयज़ हॉस्टल से काफ़ी पुराना है, तो उस वक्त गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रह रही होती हैं। तो उस गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी लड़कियां रहती हैं। तो ये देखते हैं ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा रहता नहीं है, ये बहुत शरीफ रहते हैं और ऐसा कोई इरादा रहता नहीं है कि किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप में आना है या फिर ऐसा कुछ, जो कि काफ़ी लड़के बाहर निकलने के बाद करते हैं। तो फिर ये अपने रूम में फिर घूम के चले जाते हैं, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि अगल बगल चीज़ें क्या हैं आपके। और जब ये रूम में जाते हैं तो फिर खाना वगैरह बना के अब सो जाते हैं। अगली सुबह अपने कोचिंग जाते हैं, वहाँ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, काफ़ी इनके अच्छे अच्छे दोस्त भी बनते हैं। अब उसमें फिर घर आते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है। तो एक दिन स्टडी टेबल अपने खिड़की के सामने ही इनकी स्टडी टेबल होती है, उसके सामने एक लाइट लगा होता है जिससे स्टडी टेबल्स पे जितनी भी बुक्स हैं उस पर रोशनी आ सके और साथ ही साथ इनके चेहरे पे भी रोशनी आती है। मतलब खिड़की से बाहर अगर कोई खड़ा है तो इनके चेहरे को देख सकता है, इनको देख सकता है बहुत अच्छे से और इनको पहचान सकता है, और ये भी खिड़की के बाहर देख सकते हैं। अब चूँकि वो एक सोसाइटी रहती है, अब उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अगर कमरे हैं ये सारे, तो एक रोड का रास्ता छोड़ के बाउंड्री दी गई रहती है और बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, और ऐसे ही होता है, आपने भी समझ ही रहे होंगे कैसे। और उसके सामने एक रोड होगा, मतलब बाउंड्री है और यहाँ इनका रूम है और ये सड़क है, और अगल उस बाउंड्री के आगे भी एक सड़क है और उस सड़क के उस पार गर्ल्स हॉस्टल है। लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इतना गैप है, तो ये खिड़की से ये सारी चीज़ें ये देख पाते हैं आसानी से। अब वहाँ एक स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पेड़ होता है। 10 बजे करीब रात को ये पढ़ते पढ़ते वैसे ही खिड़की से बाहर देखते हैं, तो देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो पेड़ है उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की निकल के आती है और उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। और पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की इन्हीं को देख रही होती है, तो ये भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो पेड़ से थोड़ा बहुत छिपी रहती है। तो फिर थोड़ा सा इन्हें लगता है कि देखना चाहिए कौन है कैसा है, लेकिन ये अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। कहते हैं लड़कियां हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, तो आना जाना और अपने रोड पे टहलना खाने के बाद ये बहुत आम सी बात है, तो इसमें बहुत सरप्राइज नहीं होते हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है, और इन्हें ऐसा लगता है ना कि इन्हें कोई देख रहा है। तो तब तक तो आप इग्नोर कर सकते हो कि सामने कोई है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग जाए कि आपको ही कोई ऑब्जर्व कर रहा है और लगातार ऐसा होता रहे एक जगह खड़ा हो गया, और वो भी रात को 10 बजे अकेले, तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाते हो ये जानने के लिए कि वो है कौन। और तो फिर ये कोशिश करते हैं देखने के। अब जब देखने की कोशिश करते हैं तो उधर से जो लड़की रहती है वो धीरे से पेड़ के पत्तों से थोड़ा सा इधर हट के आती है, ताकि उसका चेहरा भी स्ट्रीट लाइट की वजह से इन्हें दिख सके। जब ये चेहरा देखते हैं तो पूरी तरह से मतलब मनमुग्ध हो जाते हैं उनका चेहरा देख के। बहुत बेहद खूबसूरत रहती है वो लड़की, सफ़ेद कलर का सलवार कमीज पहने हुए, और चेहरे पे नूर रहता है, और पूरा शरीर ऐसा दमकता है सफ़ेदी की वजह से, सफ़ेद कपड़े की वजह से, और चेहरे पे भी नूर है और लाइट का प्रकाश है, एक अजीब सा मतलब वो अलग ही सीन रहता है, तो जिससे ये बहुत प्रभावित होते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये लड़की मुझे बार बार क्यों देखती है, उससे कुछ बातें करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये रात को 10 बजे करीब 10:30 तक यहाँ क्यों रहती है। काफ़ी प्रश्न इनके अंदर में चलते रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि
जाएं और बात करें, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, मैं ये सब करने थोड़ी ना आया हूँ, अगर बात भी करता हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो ये अपने पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। अगले दिन देखते हैं कि फिर वो 10 बजे वही लड़की, अब इस बार पेड़ के पत्तों के पीछे नहीं, ठीक सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे, और इन्हें देखते हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ तुरंत चली जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। अब इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो लड़की इन्हें पसंद करती है, और लड़की भी बेहद खूबसूरत रहती है। तो ये चाहते हैं कि एक बार बात करने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं, बातें करते हैं, हो सकता है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो और हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और एक रात ये निकल भी जाते हैं बात करने के लिए। अगले दिन जब 10 बजे देखते हैं कि वो आई और इन्हें देख के मुस्कुराई, तो ये तुरंत अपने रूम से बाहर निकल के दौड़ के, रूम लॉक भी नहीं किया, और वहाँ पहुँच गए पेड़ के पीछे। अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के उस रोड पे, उस पेड़ के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे ये पहुँच गए। अब वहाँ पे वो लड़की है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्या नाम है उस लड़की का, और उस लड़की को भी नहीं पता है कि इनका क्या नाम है। लेकिन फिर भी अजीब सा रिलेशन बन गया होता है दोनों लोगों में। तो फिर ये कहते हैं कि कल तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। तो उधर से लड़की का जवाब आता है, सबसे पहले वो लड़की नहीं बोलती है, पहले ये बोलते हैं। ये बात गौर करने वाली है, पहले ये बोलते हैं तब उधर से बात आती है कि अभी तो मैं आपका नाम भी नहीं जानती और ना ही आप मेरा नाम जानते हैं, तो क्या ये बताना सही होगा कि कल मैं क्यों, मक्खी परेशान कर रही है, क्या ये बताना सही होगा कि कल मैं क्यों जल्दी चली गई थी। तो फिर ये कहते हैं कि थोड़ा सा शर्माते हुए, अपने बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं कि हाँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा उतावला हो गया था, और अभी तो मुझे ये सब मतलब पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही थोड़ी दोस्ती हो गई थी, तुम रोज़ देखती थे, और क्या मैं तुम्हें तुम कह सकता हूँ। आपसे उन्होंने तुम का प्रयोग किया था। तो उसने कहा हाँ, कर सकते हो। तो फिर उन्होंने पूछा कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम पूजा है। तो फिर इन्होंने बताया कि मैं संजय, और मैं वहीं सामने रूम में रहता हूँ। तो पूजा ने कहा कि वो तो मुझे पता है, वो तो मैं रोज़ देखती हूँ। तो फिर पूजा ने कहा कि आप अकेले ही रहते हो। तो फिर संजय ने कहा कि हाँ, मैं अभी अकेले ही हूँ, और अच्छी तैयारी हो इस वजह से मैं अकेले ही रहता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा, पूजा ने, कि मैं भी अकेले ही रहती हूँ, पढ़ाई करने में भी सही रहता है और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि मेरा मतलब पूरा मूड है कि 1 साल के अंदर ही मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है। तो ये संजय बहुत उतावले हो जाते हैं, अरे तुम तो सिर्फ बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो, मैं भी यही सोच के आया था कि 1 साल के अंदर ही यूपीएससी क्लियर करनी है, और इसीलिए किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो पूजा कहती हैं कि रात के 10 बज रहे हैं और आपको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप किसी लड़की से बात कर रहे हो पेड़ के नीचे खड़े होकर, इसे मैं क्या समझूं, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या फिर यूपीएससी की तैयारी। संजय थोड़ा झटका लग जाता है इन्हें कि हाँ, बात तो सही है, और जिस मकसद से यहाँ आए थे कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे थे, इनका मन भी इनके बस में नहीं था। तो फिर कहें ठीक है पूजा, तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, सोना है, कल कोचिंग भी जाने है। तो ये निकल जाते हैं अपने रूम पे, और जब आके देखते हैं खिड़की से तो वहाँ पूजा भी नहीं रहती है, और फिर ये सो जाते हैं। अगली सुबह कोचिंग जाते हैं और अपने दोस्तों में ये सारी बातें बताते हैं संजय। तो दोस्तों को लगता है कि एक लड़का बिगड़ रहा है और घर से आया है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ना जाए, तैयारी में लगा रहे। इस वजह से कुछ दोस्त उन्हें समझाते हैं कि देखो भाई, ये सब चीज़ें 1 साल बाद भी हो सकती हैं, अभी तैयारी पे फोकस कर, ये सब चीज़ें हटा। तो ये बताते हैं कि नहीं यार, वो बहुत अलग है, वो मतलब
बात करने का तरीका भी है, और वो भी तैयारी करती है, बहुत सिंसियर है, तारीफ करते थकते नहीं है। तो फिर दोस्तों को लगता है कि हाँ भाई संजय तो लग रहा है कि पूरी तरीके से रम गए हैं पूजा के, तो फिर ज़्यादा समझाते भी नहीं हैं। अब ये आ जाते हैं घर, और इनके अंदर एक अजीब सी तड़प हो जाती है। ये हमेशा घड़ी की तरफ देखते हैं कि कब 10 बजे और ये कभी पूजा से मिले। अब एक बार पूजा से मिल चुके हैं ये, और अगले दिन 10 बजता है लेकिन पूजा नहीं आती है। अब ये पूरी तरीके से हो जाते हैं बेचैन, पूजा क्यों नहीं आई, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, मैंने उसका रूम नंबर भी नहीं पूछा, उसका नंबर भी नहीं लिया, मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ। तरह तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चलने लगती हैं। तो फिर रात भर नींद भी नहीं आती है इसी वजह में, इसी बेचैनी से। तो रात भर नहीं सो पाते हैं और अगली सुबह कोचिंग जाते हैं तो आँख वाँख पूरी सूज जाती हैं, लाल रहती हैं। दोस्त पूछते भी हैं तो बताते हैं कि यही रीज़न है। और फिर दोस्त इनको समझाते हैं कि देखो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत हो सकता है बाद में जाके बहुत पछताओ, क्योंकि ये जो टाइम निकलता जा रहा है ये टाइम नहीं आएगा, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ और जो है देखा जाएगा जैसा होगा। तो फिर चीज़ें चलने लगती हैं। अब 1-2 दिन पूजा आती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी थोड़ा सा ये हो जाता है, खुद को संभाल लेते हैं ये और फिर से अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। तीसरी रात ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पूजा खड़ी रहती है। पूजा को देखते ही हाथ से पेन छूट जाता है, कुर्सी से तुरंत खड़े हो जाते हैं, दरवाज़ा खुला है और ऐसे ही एक शर्ट डाली जल्दी जल्दी और दौड़ के निकल गए, पैर में भी कुछ नहीं पहना, नंगे पैर, और जाके उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और फिर पूजा से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम 2-3 दिन नहीं आओगे, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जाना भी नहीं, पूछा भी नहीं। तो फिर पूजा कहती हैं कि क्या पूछना, क्या जानना, और मैं ज़रूरी नहीं समझती कि आपसे सारी चीज़ें मैं बताऊं कि मैं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, और हम ऐसे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा आप कुछ मत समझिएगा। तो इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिर ये कहते हैं फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम कल नहीं आने वाली हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो फिर पूजा थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं ठीक है, अगली बार से मैं बता दूँगी। और फिर ये पूछते हैं कि तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है, कमरा नंबर। तो पूजा खामोश हो जाती है। संजय फिर पूछता है कि तुम्हारा कमरा नंबर कौन सा है पूजा। तो उदास हो जाती है पूजा। तीसरी बार पूछता है संजय कि तुम्हारा कमरा नंबर कौन है पूजा। तो थोड़ा सा गुस्से में आके 204 और संजय की तरफ देखती है। अब संजय को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हक जताने की कोशिश की है और कुछ ज़्यादा ही पूछताछ मैं कर रहा हूँ, इस वजह से पूजा गुस्सा हो रही है। तो ये मनाते हैं पूजा को कि अरे पूजा तुम बुरा मत मानो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब कोई बात नहीं, और जैसा हो तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, और ऐसे बातें घुमाने लगते हैं। तो पूजा कहती है सब कुछ ठीक है और मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। तो फिर जाते जाते संजय पूछता है कल आना तो है ना। तो फिर पूजा कहती है अब ठीक है, आ ही जाएंगे, और फिर ये चली जाती हैं। और इधर संजय मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं, और इस तरीके से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और लगभग 1-1.5 महीने बीत जाते हैं। और अब जब ये अपनी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे इनके दोस्त इनको देख के कहते हैं कि यार तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब होती जा रही है, तुम बहुत दुबले पतले होते जा रहे हो। पहले जब तुम अपने घर से आए थे तो तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा था, और अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें धसी हैं, गाल पिचक गए हैं और तुम्हारी सेहत भी बहुत ख़राब है।
तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर से बाहर लड़के निकलते हैं तो ऐसा होता है, और ये हल्के में ले लेते हैं इन सब बातों को। अब फिर संजय घर आते हैं, पूजा से पूछते हैं ये सारी बातें रात को 10 बजे कि ऐसा ऐसा मेरे दोस्त कह रहे थे। तो फिर पूजा कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले ही की तरह हो। तो संजय कहते हैं कि हाँ शायद तुम मुझे रोज़ देखती हो और इस वजह से, क्योंकि अब वो कोचिंग भी रोज़ नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों की बातें भी लंबी शुरू हो गई होती हैं। रात को 10 बजे जब मिलते हैं तो 3-3 बजे तक उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा और संजय बातें करते हैं, 3 बजे तक रात को। और यहाँ पर अब रात भर जगे हैं तो सुबह में सोएंगे तो कोचिंग नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही ये कोचिंग जा पाते थे, और जब जाते थे तब इनके दोस्त कहते थे कि तुम्हारी सेहत बिगड़ती जा रही है, उसका ध्यान रखो। अब 2.5-3 महीने ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद कोचिंग में टेस्ट शुरू होने वाला होता है। तो अब टेस्ट में ये डिसाइड होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन यूपीएससी क्लियर करने लायक है। तो अब यहाँ पर संजय का थोड़ा दिमाग खुलता है कि अब तक तो मैंने पढ़ाई की नहीं है, और अचानक से टेस्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म करूँगा, और एक बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो अपना कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। तो यही सारी बातें वो पूजा से भी बताते हैं। पूजा कहती हैं कि कौन कहता है आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़ाई तो करते हो, और आपको सब पता है मैं बातें करती हूँ, मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज है और आप बहुत अच्छा करोगे टेस्ट में, और उसकी आप चिंता मत करो, टेस्ट बहुत अच्छा होगा और देखना आप टॉप करोगे। ये बात पूजा कहती हैं कि देखना आप कोचिंग में टॉप करोगे। तो संजय थोड़ा हंसते हैं, कहते हैं टॉप, मैं यहाँ पास होने की बात कर रहा हूँ, तुम टॉप करने की बात कर रही हो। तो पूजा कहती है कि नहीं आप पढ़ाई करो और एग्ज़ाम देने जाओ, मैं आपके साथ रहूँगी और आप टॉप करोगे। तो वो कहते हैं हेलो मैडम, मैं आपके साथ रहूँगी क्या मतलब है। तो फिर वो कहते हैं कि खिड़की के बाहर जैसे अब अपने रूम से मुझे देखते थे, अब वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा रहेगा और तुम अच्छे से लिख पाओगे। तो अब संजय को तो बहुत अच्छी लगती है ये बातें, और कहते हैं कि ठीक है देखते हैं, और ये एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं। अब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी है सामने, और वहीं खिड़की रहती है। ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं पूजा को भी और इनको भी। तो खिड़की के बाहर थोड़ी दूरी पर वही सड़क के किनारे का जो है नज़ारा दिख रहा होता है। तो वहीं पे संजय को कहीं ना कहीं पूजा दिखाई देती है। अब पूजा दिखाई दे रही है संजय को, तो संजय की कंडीशन भी सही है। अब एक तरफ पूजा को देखते हैं और एक बार अपनी कॉपी को देखते हैं और कुछ ना कुछ लिख देते हैं, फिर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख के 3 घंटे बीत जाते हैं, और वो अपनी कॉपी सबमिट करके घर आ जाते हैं। और फिर रात को पूजा से बताते हैं कि देखो यार पूजा, मैंने क्या लिखा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रहे थे, और पता नहीं मैं पास भी हो पाऊँगा कि नहीं। तो पूजा कहते हैं कि पास होने की बात मत करो, तुम टॉप करने वाले हो। और सच बताऊं तो रिज़ल्ट आता है तो संजय इंस्टीट्यूट को टॉप कर चुके होते हैं। उस कोचिंग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर संजय का होता है, और ये सब देख के सारे दोस्त बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, और फिर संजय को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारा जो सेहत गिर रहा था उसकी वजह ये थी कि तुम बहुत पढ़ाई कर रहे थे और हम तुम्हें गलत दे रहे थे, तुम संजय बहुत आगे जाओगे, और खूब तारीफ करते हैं संजय की। अब संजय को ये तारीफ़ें थोड़ी हजम नहीं होती हैं, और अजीब लगता है कि पढ़ाई तो की नहीं और पता नहीं क्या लिखा और कैसे टॉप कर गए, लेकिन अब ये सारी चीज़ें अचानक से ये बता भी नहीं सकते हैं। और चूँकि टॉप कर चुके होते हैं तो सारे टीचर्स के नज़र में भी संजय आ जाते हैं। तो सारे टीचर्स भी संजय से यही कहते हैं कि संजय अपनी सेहत पे तुम ध्यान दो, क्योंकि हमें डर है कि तुम बहुत होनहार हो, बहुत अच्छा कर रहे हो टेस्ट में, और इस वजह से कहीं ना कहीं फाइनल एग्ज़ाम आते आते तुम्हारी कंडीशन बेकार ना हो जाए। तो संजय कहते हैं कि नहीं सर, मैं घर से आया हूँ तो यूपीएससी क्लियर करके ही जाऊँगा, और उनकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी रहती है। तो फिर टीचर्स उन्हें समझाते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना,
हमें इसी बात का डर है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है कि पढ़ाई करने के चक्कर में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते और फाइनल एग्ज़ाम तक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तुम अपना ध्यान रखना। अब संजय को थोड़ा सा ये अंदर से लगता है कि 1-2 महीने से ये जब से पूजा से मिल रहे हैं तब से इनकी सेहत गिरती जा रही है, और थोड़ा सा इनका दिमाग इसलिए भी खुल जाता है कि अब इन्होंने पढ़ाई की नहीं होती है और एग्ज़ाम हॉल में ये बैठते हैं और क्या लिखते हैं कुछ पता नहीं, और ये टॉप कर देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो ये सारी चीज़ें अब संजय को थोड़ा सोचने पर मजबूर करती हैं और पूजा के बारे में और जानने के लिए उत्तेजित करती हैं, और थोड़ा सा डाउट हो चुका होता है पूजा के बारे में संजय को। तो अब बातों बातों में संजय कहते हैं कि पूजा देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे 10 बजे मिलने आती हो और 3 बजे चली जाती हो, इसके बारे में और कुछ नहीं। और हम लगभग 2-2.5-3 महीने से मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानूँ, और अगर तुम्हें मेरे बारे में भी जानना है तो तुम बताओ। तो पूजा कहती हैं कि क्या जानना है मेरे बारे में? जो कुछ भी तुमने पूछा मैंने सब बता ही दिया, यहाँ तक कि मैंने अपना कमरा नंबर भी बता दिया, और मैं फ़ोन वगैरह यूज़ करती नहीं हूँ तो मैं नंबर अपना बता नहीं सकती हूँ तुम्हें। और क्या जानना है तुम्हें? मैंने अपने घर वालों के बारे में बता ही दिया। तो संजय कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे कुछ दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें भी अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर पूजा मना कर देती है, कहती हैं कि नहीं देखो, हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मनाही होती है कि आप किसी लड़के से मिलो, और कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें मेरे बाबूजी को मालूम चल गई तो वो मुझे बाहर रहने भी नहीं देंगे, वो मुझे अपने गांव बुला लेंगे। तो फिर संजय को कुछ समझ में नहीं आता है और ये अपने घर जाते हैं। सुबह उठता है संजय तो इसे बहुत कमजोरी सी महसूस होती है, उठ ही नहीं पाते हैं बिस्तर से, बहुत दुबला हो चुका होता है और शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची होती है। तो अपने एक दोस्त को अपने रूम पर बुलाता है संजय और कहता है कि देखो, मैं तुमसे सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ये कहता है कि हाँ ठीक है भाई, बताओ जो भी है। तो ये सारी कहानी अपनी पूजा के बारे में अपने दोस्त को बताते हैं और कहते हैं कि देखो यार, अब तक मैं ही उससे मिला हूँ, ना ही मेरे किसी दोस्तों ने उसे देखा है। और तुम सब मुझसे पूछते थे ना कि एग्ज़ाम हॉल में मैं खिड़की से बाहर क्या देखता था, तो तुम समझते थे कि मैं सोच सोच के कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो खिड़की के बाहर मैं पूजा को देखता था, और जब मैं पूजा को देखता था तो सारे आंसर्स मुझे खुद ब खुद आ जाते थे और मैं लिख देता था और मुझे खुद नहीं पता है मैंने क्या लिखा, और मैं टॉप कर गया। तो ये सारी बातें जब उनका दोस्त सुनता है तो उसे भी बहुत झटका लगता है कि ये बात तो बहुत अजीब कर रहा है संजय। तो वो कहता है कि उसने अपना कमरा नंबर बताया, तो ये कहा कि हाँ बताया, तो मैंने पूछा था तो बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन बार बार मैंने पूछा तो उसने बताया कि 204 उसका कमरा नंबर है। तो कहते हैं कि देख, तेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ ये है कि हम जाएं गर्ल्स हॉस्टल में और पता करें 204 में पूजा नाम की लड़की रहती है कि नहीं। अगर रहती है तो तेरी पूजा है और ये सब कुछ भी सही है, अगर नहीं है तो भाई तू बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुका है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जाएंगे गर्ल्स हॉस्टल में। अब उसी दिन जैसे तैसे संजय तैयार होते हैं और काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो जैसे तैसे चल के पहुँचते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। और वहाँ जो मैनेजर बैठा होता है उससे पूछते हैं कि हमें 204 कमरे के बारे में बताइए, वहाँ कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, सारी चीज़। तो वो मैनेजर रहता है कि हंसने लगता है, कहता है कि 204 के बारे में तो आज तक जब से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ 15 साल से किसी ने पूछने नहीं आया, और उससे पहले भी मुझे लग रहा है कि उसमें लॉक ही लगा हुआ है। अब इन लोगों को बहुत झटका लग जाता है, कहते हैं लॉक लगा हुआ है। तो फिर थोड़ा सा संजय के दिमाग में आता है कि क्या पता उसने रूम नंबर गलत बताया, कि मैं उसे ऐसे आ ना जाऊँ उसके रूम में या फिर मिलने, या फिर ऐसा कि उसे अजीब लगे।
तो फिर कहते हैं कि ठीक है, उस कमरे में लड़की कौन रहती थी, उसका नाम आप बता सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ फाइलें हैं। और वो समय ऐसा होता है कि कंप्यूटर वगैरह और लैपटॉप का ज़माना नहीं था, तो ये रजिस्टर वगैरह ये सब मेंटेन करना होता था। तो उसमें नाम चेक करना होता था कि उस समय जब से लॉक लगा है उससे पहले, और लॉक क्यों लगा है, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर में थे। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज़ बताइए, ऐसी ऐसी बात है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैनेजर को भी लगता है कि अगर ये बात सही है तो इन सब की मदद करनी चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो मैं देखता हूँ और बताता हूँ तुम्हें। अब ये सारी फाइलें निकालते हैं और ये तीनों लोग लग जाते हैं ढूंढने में कि कब से ये ताला लगा हुआ है और ताला क्यों लगा है और उस कमरे में कौन लड़की रहती थी। जाके 1970 में एक लड़की का फोटो दिखाई देता है। अब वो लड़की का फोटो और ये डेट वगैरह एक डायरी में मेंशन रहता है, वही रजिस्टर में। तो ये देख लेता है मैनेजर। तो मैनेजर दिखाता है संजय को, कहता है कि ये देखो 1970 में तो ये डेटा दिखा रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे और इस रूम का पूरा पेमेंट वगैरह हो रहा था उस समय तक। उससे आगे की कुछ अगर चीज़ें मिले तो बताओ तुम मुझे, नहीं तो इसी को फाइनल करेंगे। और ये लड़की का फ़ोटो, और वो लड़की का फ़ोटो संजय के हाथ में देता है। संजय जब देखता है उस लड़की का फ़ोटो, वही पूजा रहते हैं। 1970 में जिस फोटो को वो लिया रहता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो, ठीक वैसी ही पूजा उससे रोज रात को 10 बजे मिलने आती है और 3 बजे उसे छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ उसका दिमाग हो जाता है एकदम खराब। अब ये सब लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं आत्मा, रूह और चुड़ैल का मामला है। और ये संजय की जो भी हालत है, इनका सेहत गिरना, इनका परेशान रहना, इनका टॉप करना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उस लड़की का हाथ है, पूजा का हाथ है। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब इसे कुछ समझ में नहीं आता संजय को। कहता है कि अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले रहूँ और आप सब लोग मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझे जो जानना था जान लिया। अभी चला जाता है संजय अपने कमरे में। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है, दिन भर यही सोचता रहता है। और रात जब 10 बजे होती है तो देखता है कि पेड़ के नीचे पूजा खड़ी है और खिड़की से देख के इसे मुस्कुरा रही है। अब ये धीरे धीरे सोचते हुए कमरे से बाहर जाता है और पूजा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। पूजा से पूछता है कि पूजा, तुम अभी भी अपने हॉस्टल में रहती हो? तो पूजा कहती है हाँ अभी भी रहती हूँ, तभी तो तुमसे मिलने आई हूँ। तो फिर बहुत डरते हुए, बहुत कांपते हुए, बहुत मुश्किल से ये कह पाता है कि आज मैं अपने दोस्त के साथ तुम्हारे कमरे में गया था 204 में। तो पूजा का जवाब आता है, क्या करने गए थे मेरे कमरे में? और अचानक से उसका पूरा चेहरा बदल जाता है और उसका चेहरा लगभग 70 साल 75 साल की बुढ़िया की तरह हो जाता है। उसके पूरे बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं और वो पूरी डरावनी सी हो जाती है। और ऐसा देख के संजय वहीं गिर जाता है। अब संजय गिर जाता है और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि उसका दोस्त जो है उसके कमरे में है। अब ये सारी चीज़ें अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कहता है कि देख भाई, ये चुड़ैल जो होती हैं, ये जिसके पीछे लग जाती हैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, और तूने तो उसे खुद बुलाया अपनी ज़िंदगी में। और ये चुड़ैल खून चूसती हैं इंसान का, और ये जो तेरा सेहत खराब हो रहा है, दुबला पतला हो रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। और अमावस की रात को इन सब की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी रात को ये किसी को भी मार सकती हैं या जिसके पीछे पड़ी हैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हैं। और उससे पहले सिर्फ ये खून चूसती हैं और परेशान करती हैं। तो अब संजय को कुछ समझ में नहीं आता है कि घर भी जाए तो कैसे जाए। घर जाएगा तो भी ये चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी।
और इस तरीके से ये बहुत सहमा सा, डरा हुआ सा अपने कमरे में बंद हो जाता है। अब इसका दोस्त भी इसे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जान भी खतरे में है। कहता है, देख संजय, मैं दिन में तुझसे मिलने आया करूँगा, लेकिन रात को मैं तेरे साथ नहीं रुक सकता। तो वो चला जाता है। अब रात को 10 बजते हैं, तो संजय की हिम्मत नहीं होती है कि खिड़की से बाहर जाके देखें कि पूजा खड़ी है कि नहीं। संजय अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं। अचानक से पता नहीं क्या होता है, इन्हें लगता है कि इनके बगल में कोई बैठा है और इनके रजाई के ऊपर किसी का एक हाथ है। तो धीरे से ये अपना रजाई नीचे करते हैं और देखते हैं कि एक 75 साल की बुढ़िया बैठी है। कहे, आज मुझसे मिलने नहीं आए संजय? अब तुम्हें तुम्हारी पूजा अच्छी नहीं लगती और मेरे बारे में पता नहीं लगाओगे? और इस तरीके से संजय को डराने की कोशिश करती है। अब संजय पूरी तरीके से डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब तो ये मेरे कमरे में भी आ गए। अब वो दुबक के एकदम बैठ जाता है और कोने में जाकर के पूरा कांपने लगता है। कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं, सारी चीज़ें बताता है। तो फिर वो बताती है बुढ़िया कि उम्मीदें तो मेरे भी घर वालों को थी मुझसे, लेकिन जब मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो सब मुझे ताना मारने लगे और मजबूरन मुझे सुसाइड करना पड़ा उसी कमरे में। अब किसी की हिम्मत नहीं कि उस कमरे में कोई आ सके, और उतने सालों से मेरा कमरा लॉक है, अभी भी कोई नहीं आता है और मैं किसी को भी यहाँ चैन से तैयारी नहीं करने दूंगा। अब इसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब ये सोचता है कि इसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारा अगर क्लियर नहीं हुआ, तुम यूपीएससी निकाल नहीं पाई, तो फिर औरों को भी नहीं निकालने दोगी या फिर परेशान करोगी। तो लेकिन वो चुड़ैल रहती है, वो मानने वाली है नहीं। अब इनको पकड़ के, इनका गला पकड़ के और ऐसे लड़ा देती है ऊपर छत में। अब ये ऊपर चढ़ जाते हैं, अब फिर गिरते हैं नीचे। अब फिर इनकी खूब इधर उधर दीवारों में लड़ाना और बहुत ज़्यादा के ऊपर आक्रमण करती है। अब संजय को कुछ समझ में नहीं आता है, संजय आप कुछ कर भी नहीं पढ़ सकते हैं। फिर इनके दिमाग में आता है क्यों ना हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। अब ये चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और उसके बाद से थोड़ा सा जो है इनके ऊपर चोटें आना बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि उसकी शक्ति, नकारात्मक शक्ति घर से जाने लगी है। और तब जाके ये अपने एक छोटा सा मंदिर भी बनाए रहते हैं अपने कमरे में। उस मंदिर के सामने जो भी इनके किताबें रहती हैं, जो भी चालीसा रहते हैं, उसका जाप ये रात भर करते हैं, 3 बजे तक करते हैं और जब 3 बजता है तो वहीं सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। और इस तरीके से हर रात को ये 10 से 3 तक पूजा करते हैं और ये तब तक करते हैं जब तक अमावस नहीं बीत जाती है। अब अमावस की रात बीत जाती है तो एक बार जिस चुड़ैल ने जिसका शिकार किया है उसका पीछा छोड़ देती है और इस तरीके से बहुत मुश्किल से संजय की जान बच पाती है और इस तरीके का सदमा वो झेले रहते हैं। तो कहानी यहाँ वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो भैया गए थे इलाहाबाद तैयारी करने, उनके दोस्त ये सारी बातें सुना रहे थे उनसे। तो फिर कहें कि हाँ ये है वो भैया जो रूम पे अभी पड़े हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब है और जिन्हें तुम कह रहे हो कि लाइफ को लेके ज़्यादा एक्साइटेड ही नहीं है। तुम्हारी ही तरह ये कभी एक्साइटेड होके आए थे, लेकिन आज उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तब जाके इनका एक्साइटेड स्टेट जो है डाउन हुआ है थोड़ा। तो फिर इनको पूरा शौक लगता है और ये भी जाके भैया की सेवा में लग जाते हैं और फिर कुछ दिन में वो भी ठीक हो जाते हैं। तो वो अब कुछ दिन तक अपने कमरे में रहते हैं, फिर तैयारी हो नहीं पाती है तो ये अपने घर ही चले जाते हैं और फिर ये दोनों लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे आशा है कि आप सबको भी बेहद पसंद आई होगी।
थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन कहानी ऐसे थी कि कई पार्ट में बनाए तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो एक ही बार में मैंने सोचा था कि जितनी भी लंबी वीडियो हो पूरे अच्छे से बनाऊंगा। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये पता चलेगा किसने स्टोरी को पूरा सुना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसी लगी ये कहानी आपको। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँ। मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने मेरी इस लंबी वीडियो को भी पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।